डॉक्टर अस्मा जहीरा साहिबा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन क़बाइला लितअरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम बहनों, और सलाम हो तमाम साथियों को जो हिंदुस्तान के दूर दराज इलाक़ों से यहाँ पर बामसैफ और भारत मुक्ति मोर्चा के इस खुसूसी कन्वेंशन में शरीक हुए हैं। मैं सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ और फिर तमाम जो इस तंजीम बामसैफ के ज़िम्मेदारान हैं कि उन्होंने मुझ नाचीज़ को ये मौका अता फ़रमाया। हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदारान भी यहाँ पर मौजूद हैं और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं इस उन्वान पर मुखातिब करूँ कि समाज में जो पिछड़ापन है इसको दूर करने के लिए और समाज में जो पाई जाने वाली बुराइयां हैं उसको मिटाने के लिए हम ख़वातीन, औरतें, स्त्री क्या रोल अदा कर सकती हैं और हमारा क्या काम होना चाहिए। अभी पिछले जो मुक़र्रिरीन थे उन लोगों ने ये बात तो बहुत दोहरा कर कह दी कि एक समाज, एक सोसाइटी में औरत का बहुत बड़ा मुकाम है और अगर हम तमाम ख़वातीन, औरतें कुछ बात की ठान लेती हैं और कुछ काम करने का इरादा कर लेती हैं तो ज़रूर उस समाज में तब्दीली आके रहती है, समाज में इनक़लाब बर्पा होके रहता है। तो मेरी मुखातिबत यहाँ पर मौजूद न सिर्फ मुस्लिम ख़वातीन से बल्कि सारी ख़वातीन जो हिंदुस्तान, भारत के कोने कोने से, मुख्तलिफ राज्यों से, गाँवों से आई हुई हैं, मैं उन सबको मुखातिब करके यहाँ पर अपनी बात रखना चाहती हूँ। हमको जायज़ा लेना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, हमको देखना चाहिए कि आज हमारे समाज का फैब्रिक, हमारा समाज का जो स्ट्रक्चर है, आज जो हमारा समाज है वो किस तरह का समाज है, हमारे समाज की हालत क्या है, इसमें नारी, स्त्री और औरत की हालत क्या है। अखबार तो आप भी पढ़ते हैं लेकिन यहाँ पर कार्यकर्ता भी हैं, वर्कर्स भी हैं, ग्राउंड में रियलिटी को जानने वाले लोग भी हैं और समझ सकते हैं आप सब कि आज विमेन का इशू, औरत का इशू बहुत बड़ा और बहुत संगीन इशू है। ये इतना सीरियस इशू है, अगर इस इशू को, इस मुद्दे को, इसको सही तरीके से समझकर, इसका सही एनालिसिस करके इसका जायजा ना लिया जाए तो देखिए आइंदा पूरे खानदान टूट फूट का शिकार होने वाले हैं और कईयों मासूम बच्ची, ख़वातीन, लड़कियां, सबकी जिंदगियां मुसीबत ज़दा होने वाली हैं। आप सब जानते हैं कि किस तरीके से एक मसला सुरक्षा का है, दूसरा मसला समाज में एक औरत, एक बच्ची के मुकाम का है। जैसे कि आप लोगों ने इस्लाम के बारे में तारुफ भी सुना और हमारे प्यारे रसूलुल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी सुनी। एक अहम बात जो मैं आप सबके सामने रखना चाहती हूँ कि जिस वक़्त इस्लाम की तबलीग के लिए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब में सबसे पहली निदा दी और आवाज़ उठाई, उस वक़्त उस सोसाइटी का हाल ये था कि बेटी को, लड़की को बहुत ही कमतर माना जाता था, बेटी की पैदाइश को मनहूस समझा जाता था। उस समाज में अगर किसी को बेटी हो जाए तो जिंदा बेटियों को दफन कर दिया जाता था। ऐसी सोसाइटी में इस्लाम आया और इस्लाम ने आकर एक लड़की का, एक औरत का मुकाम इतना बुलंद कर दिया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत बताई गई, बच्चियों की परवरिश को यह बताया गया कि जन्नत में, स्वर्ग में प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मिलेगा अगर कोई बेटियों की अच्छी तरीके से परवरिश करे। तो आप देखिए इस्लाम एक लड़की, एक औरत, एक बेटी का मुकाम इतना बुलंद किया है, लेकिन आज की सोसाइटी का अगर हम जायजा लें, आज जो हमारा समाज है, चाहे मुस्लिम समाज, हिंदू समाज, किसी भी सोसाइटी यानी रिलीजन का समाज हो, इंडियन सोसाइटी की मैं बात कर रही हूँ, भारतीय समाज की मैं बात कर रही हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं जानती हूँ कि अगर मेरे हॉस्पिटल में बच्चा अगर पैदा होता है तो सब खुश होते हैं, बेटी की अगर पैदाइश हो तो आज भी लोग बहुत ही ज्यादा इसे यानी दुखी और बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाते हैं। बताइए, ये हमारे समाज की सिचुएशन है। इसमें ऐसी इस तरीके से अन्याय है
कि एक बेटी के साथ सही सुलूक आज सोसाइटी में नहीं हो रहा है। बेटी की सुरक्षा का मसला है, बेटी को मुकाम मिलने का मसला है। इसके बाद अब जो हमारे समाजी मसाइल हैं, इसमें आप सब जानते हैं शादी ब्याह में जहेज डाउरी सिस्टम का एक बहुत बड़ा मसला है। ये सब मिलकर हमारे समाज को इतना कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं कि हम इन इश्यूज से, इन मुद्दों से बाहर निकल के नहीं आ पा रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से एक सोशल रिफॉर्म, समाज सुधार की कमेटी बनाई गई। इसके तहत हम हर जानिब, हर सिमत, गांव-गांव और शहर-शहर प्रोग्राम्स और कॉन्फ्रेंसेस मुनक्किद कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि ताकि पब्लिक अवेयरनेस डेवलप हो, मैरिजेस सिंपल हो, बेटियों को वही मुकाम मिले जो इस्लाम उसको दे रहा है। और इसका हमको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। देखिए प्यारी बहनों, साथियों जो यहाँ पर मौजूद हैं, हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटी जब खत्म होगी, इक्वालिटी जब आएगी, तो फिर ऐसी सोसाइटी तरक्की की राहों पे आगे बढ़ेगी, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट का काम हो सकेगा। अगर सोसाइटी में इनइक्वालिटी हो और किसी को किसी पे ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाए, किसी को दबा दिया जाए, किसी को मजलूम बनाया जाए, तो फिर वैसी सोसाइटी प्रोग्रेसिव सोसाइटी नहीं बन सकती। हमारे समाज और सोसाइटी का 50% हिस्सा, आधा हिस्सा हम खवातीन हैं, विमेन हैं। और इंडियन विमेन में आपको सबको बहुत ही हमको खुश होना चाहिए कि दुनिया की सारी नारियों, सारी स्त्रियों से हम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं, काबिल हैं और बहुत ज्यादा सैक्रिफाइसिंग, कि हम बलिदान देने वाली हैं, हम अपने घर संवारने वाली हैं, हम अपने बच्चों का फ्यूचर संवारने के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां देने वाली हैं। आज अगर गुज़िश्ता 20-25 साल में आप देखते हैं कि हिंदुस्तान से डॉक्टर्स निकले, इंजीनियर्स निकले, बड़े बड़े साइंटिस्ट निकले, और आप वो यूरोप में, अमेरिका में हर जगह अपना मुकाम बना रहे हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में हैं, तो वो किसकी वजह से है? क्योंकि उनकी माओं और उनकी घर की स्त्रियों, नारियों में ये शऊर आया, अवेयरनेस आया कि बच्चे को पढ़ाएंगे, बच्ची को पढ़ाएंगे। और जब वो पढ़ाने लगे तो अपना जेवर, अपनी जमीन, अपनी तमाम चीजें कुर्बान करके अपने बच्चे पे, अपनी औलाद पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, जिसकी वजह से आज बहुत दूर दूर तक हिंदुस्तानी या फिर हमारे इंडियन नेशनल्स हर जगह फैले हुए हैं। तो ये बात आपको, हमको, मैं आप सबके सामने आज इसलिए रख रही हूं कि एक एजुकेशनल अवेयरनेस आने की वजह से गुज़िश्ता 20-25 सालों में इतना बड़ा तालीमी रेवोल्यूशन पूरी सोसाइटी में आया है। सिर्फ तालीम के हद तक इनकलाब बर्पा करके हम सबको रुकना या ठहर जाना नहीं है। अब आपका कन्वेंशन कल मैंने सुना है और आज भी काफी स्पीचेस हमने सुने हैं। ये बहुत हमारे लिए एक नया तजुर्बा, नया मौका है। इस तरह के इंटरेक्टिव सेशन में हम शरीक हुए हैं। लेकिन जो बात खुल के हमको आ रही है और आगे का जो रास्ता है जिसको हमको तय करना है, कि आगे अभी बहुत चैलेंजेस हैं जिसका आपको, हमको सबको मिलके मुकाबला करना है। अभी जिस भारत में हम हैं वहां आज भी गरीबी है, गुर्बत है, बिलो पॉवर्टी लाइन ऐसे कई लोग हैं। आज भी यहाँ पर इश्यूज जो बेसिक है कि हमारी सेहत का मसला है, हेल्थ सेक्टर आज भी मुतासिर है। और आप देखेंगे अगर विमेन आगे बढ़ के जाएंगे, देखिए आप किसी का पिछड़ापन कैसे दूर कर सकते हैं, किसी से आपका ताल्लुक मजबूत कैसे हो सकता है, कोई आप पे विश्वास क्यों करेगा, कोई आपके साथ क्यों चलेगा, जब तक कि आप उसके लिए हमदर्दी ना रखें, उसके दुख तकलीफ में उसका साथ ना दें, उसकी बीमारी में उसका इलाज ना करें, वो भटका हुआ हो तो उसको रहनुमाई करें। जब कोई आपके साथ चलने तैयार होगा तो जो खिदमत खल्क का, जिसे हम कहते हैं सोशल सर्विस, ये इतना बड़ा सेक्टर है कि आज हमारा समाज में हर जानिब इसके बारे में अवेयरनेस बहुत कम है। लेकिन हम सोशल सर्विस के सेक्टर में अपने सर्विसेज देंगे, खास तौर पे जो स्त्री हैं, नारियां हैं, वो आगे बढ़ के दूसरों के दुख, दर्द, परेशानियों में इन्वॉल्व होंगे। फिर आप एक अहम और चीज
जो दूसरा मुद्दा है, आजकल सोशल इश्यूज हैं, मैरिटल इश्यूज हैं, फैमिली इश्यूज हैं, मियाँ बीवी में तनाव और झगड़े हैं और इस वजह से बच्चे मुतासिर हो रहे हैं, घर टूट रहे हैं। अगर इसमें हम नारी, हम खवातीन सब इन्वॉल्व हों, जोड़ने का काम करें, मिलाने का काम करें, झगड़ों को दूर करें और एक सेहतमंद समाज, एक ऐसा समाज जिसमें सब एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते हों, उसको फॉर्म करने के लिए हम मेहनत जद्दोजहद करें, समाज सुधार का काम करें, तो जरूर हमारी सोसाइटी बहुत सेहतमंद, बैलेंस सोसाइटी बनेगी। देखिए प्यारी बहनों, काम के एवेन्यूज जो हैं वो हमको एक्सप्लोर करना है। हमारे में जब यानी अवेयरनेस आएगा, एक एक इश्यू को हम स्टडी करने लगेंगे, हमारी तालीम, हमारी गुर्बत, हमारे समाजी मसाइल, साथ ही साथ हमको यह एहसास होगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे समाज पे लादी जा रही, हम पर इम्पोज कर दी जा रही, जो बाहर से यानी इस तरीके से हमको गुलाम बना दिया जा रहा है। आजकल जो बड़ा इश्यू है, बाहर का कल्चर जो हमारी सोशल फैब्रिक को बर्बाद कर रहा है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसमें हर यानी बच्चा बच्चा और हर घर और खानदान एक तरीके से कंज्यूमर बना हुआ है और एक के बाद एक चीज खरीदने के, एक गाड़ी के बाद दूसरी गाड़ी, एक मोबाइल के बाद दूसरा मोबाइल और एक चीज के बाद दूसरी चीज की ख्वाहिश और हिर्स और हवस, यानी एक तरीके से वी आर बिकमिंग विक्टिम्स एंड स्लेव्स टू द मार्केट। जो मार्केट जिस तरीके से सजाई गई है और पूरे हमारे एनर्जी, हमारे रिसोर्सेस, हमारी जो भी कैपेसिटी है वो ड्रेन आउट हो रही है अपनी ख्वाहिशात को पूरे करने, अरमान निकालने, और इस तरीके से हम ड्रेन हो रहे हैं। हमारे अंदर कुछ भी कैपेसिटी बाकी नहीं रही है कि किसी तरह ऐसे मूवमेंट्स के लिए, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, ऐसे कामों के लिए जो हमारे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स जिसके आ सकते हैं, उसमें हमारे पास देने के लिए ना टाइम रह रहा है, ना हमारे पास उतना माल दौलत पैसा रह रहा है। तो हम ये समझें, हम रियलाइज करें कि आज हमारी सोसाइटी पे कैसे इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं। टीवी के जरिए, इंटरनेट के जरिए, मोबाइल फोन के जरिए आज जो स्टूडेंट्स हैं उनका कैरियर किस हद तक मुतासिर हो रहा है। इसमें नारी, इसमें औरतें, इसमें स्त्रियां बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती हैं। अपने बच्चों को किस तरीके से कंट्रोल करें, अपने फैमिली सिस्टम को किस तरीके से बचा के रखें। फिर इसके बाद एक अहम मुद्दा हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो बर्बाद होते जा रहा है और इसमें इतना ज्यादा यानी नाइंसाफी और साथ ही साथ हमारे ऊपर जो दूसरे मजहबों को थोपा जा रहा है, लादा जा रहा है। आप लोगों ने तकरीर में सुना कि देखिए हम इंडिया में जो हैं, ये मुल्क में हर माइनॉरिटी या मेजॉरिटी, हर एक को अपने अपने मजहब की पूरी तरीके से आज़ादी दी गई है, लेकिन जो हो रहा है प्रैक्टिकली वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और पूरी तरीके से एक तबके पर नाइंसाफी हो रही है। किसको क्या खाना है वो दूसरे लोग डिसाइड कर रहे हैं। कुछ खाने पर मारा पीटा जा रहा है, कुछ पहनने पर मारा पीटा जा रहा है। इसी तरीके से हम मुस्लिम खवातीन के बुरखे और लिबास को भी अब हदफ बनाया जा रहा है। स्कूल्स, कॉलेजेस में इसको बुनियाद बनाकर एग्जाम सेंटर्स में हर जगह पार्शियलिटी की जा रही है। ये सब चीजें हैं, ये तमाम मसाइल हैं। हमको ये सारे मुद्दों को जहन में रखते हुए अपना प्लान और प्रोग्राम करना है। जिस कॉन्सेप्ट पे हम बिलीव करना है, देखिए आप, बेसिक चीज है कि हम खवातीन, हम नारी, औरतें अपनी अपनी शक्ति को, अपनी अपनी एबिलिटीज को, अपने अपने कैपेबिलिटीज को एनालाइज करें। मसला मुद्दा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन अगर हम मुत्तहिद होंगे और डिटरमिन्ड हो जाएंगे कि जरूर हमको समाज को बदलना है, तो फिर हम अपने समाज में एक बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। अगर एक लाइन है, मैं आपको बताती हूं कि अगर एक लाइन है और आपको इसको छोटी करना है, ना आप इसको मिटा सकते हैं ना काट सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप इसके बाजू एक बड़ी लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो खुद ब खुद ये लाइन छोटी हो जाएगी। तो मैं भी यहाँ पर मौजूद सारी बहनों से कहती हूँ कि मसाइल बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हम इनका मुकाबला उस वक्त कर सकते हैं
जब सब नारियां मिलकर अपनी अपनी एबिलिटीज को एनालाइज करें, रियलाइज करें, उसको डेवलप करें और अपने आप को इस हद तक एक्सेलेंट बनाएं। खास तौर पे जो एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल विमेन हैं यहाँ पर इस गैदरिंग में, उन पर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो लीड करें, वो अपने अंदर लीडरशिप स्किल्स डेवलप करें, वो अपने अपने इलाके में, एरिया में, जहां जहां से वो आई हैं, एक ऐसा लीडरशिप रोल अदा करें जिससे कि सोशल चेंज और सोशल रेवोल्यूशन वो ब्रिंग आउट कर सके। अगर सब नारियों के अंदर, सब खवातीन के अंदर ये जज्बा आएगा तो जरूर पूरे मुल्क में, पूरे भारत में एक बड़ी तब्दीली आएगी। हम खवातीन के बारे में आप लोगों को मीडिया में बार बार ये बताया जाता है और ख़ास तौर पे मैं इस स्टेज से 2-3 अहम बातें रखना ज़रूरी समझती हूँ हमारे पर्सनल लॉ के सिलसिले में। यानी अभी 8 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, आप में से सब ने पढ़ा भी होगा। हम मुस्लिम खवातीन और सारे मुल्क के पूरे 20 करोड़ मुसलमान मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक अपनी जिंदगी के तमाम मामलात के फैसले करते हैं। यानी हमारी शादी जो होगी, हमारे पास तलाक होगा, हमारे पास इनहेरिटेंस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हमारे यहाँ जो भी हमारे मैरिटल और फैमिली इश्यूज हैं वो सब के सब कुरान और हदीस में जो गाइडलाइंस दिए गए उन रूल्स और रेगुलेशंस को शरीयत कहते हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो मुस्लिम पर्सनल लॉ की तरह मौजूद है। जिस वक्त से हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, भारत में जैसा सब मजहब के मानने वालों को अपने अपने पर्सनल लॉ की आज़ादी है, हमको भी अपने पर्सनल लॉ के मुताबिक अपने फैसले करने की पूरी आज़ादी दी गई और हम सब उसी के मुताबिक फैसला करते आए हैं। लेकिन अब जो अन्याय हमारे साथ हो रहा है, मीडिया में इस तरह पेश किया जा रहा, अखबारों में इस तरह छापा जा रहा कि मुस्लिम खवातीन शरीयत या मुस्लिम पर्सनल लॉ से बेजार हैं और वो उन तमाम खवानीन को छोड़ना चाहते हैं और वो तब्दीली के लिए डिमांड कर रहे हैं। तो देखिए, जब इस तरह की बातें मीडिया में आने लगी तो हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो जिम्मेदारान हैं उनसे हमने दरख्वास्त की कि हमको भी मौका दिया जाए कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं वो हमारी तरफ से बात कर रहे हैं। ऐसी खवातीन जो ना कुरान समझती हैं ना हदीस समझती हैं, वो अखबारों में आके अपने अपने बयान दे रही हैं, हमको भी रिप्रेजेंटेशन बोर्ड में दिया जाए। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हम मुस्लिम खवातीन को मौका दिया। यहाँ पर आप जो बहनें देख रही हैं ये बहुत थोड़ी खवातीन हैं, लेकिन मैं आप सबके सामने कह सकती हूँ इस मुल्क हिंदुस्तान में अगर 20 करोड़ अवाम मुसलमानों की है तो 10 करोड़ मुस्लिम खवातीन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ ठहरी हैं। और हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं, हम जितने इलाकों में गए हैं, जितने स्टेट्स में हमने प्रोग्राम्स किए और जिन जिन बहनों से हमने मुखातिब किया, गुज़िश्ता महीने अमरोहा में 5000 खवातीन से हमने मुखातिब किया, हमने सबसे कहा कि किसी एक को भी कोई चीज अगर खिलाफ दिखे तो हाथ उठा सकते हैं। ओपन सेशन था, सबको इजाजत थी, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि भाई हमको शरीयत में तब्दीली चाहिए या मुस्लिम पर्सनल लॉ में तब्दीली चाहिए या ये वो मसला वैसा नहीं होना था या फला चीज। तो देखिए आप, जब सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली गई और कहा गया कि ये मुसलमानों में ट्रिपल तलाक का जो इश्यू है इसको फिर से यानी देखना चाहिए और यहाँ औरतों के साथ इनजस्टिस हो रही है, तो हम खैर मकदम करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का कि जज ने यह कहा कि आज तक एक मुस्लिम नारी ने कोर्ट में कोई अर्जी नहीं डाली, तो दूसरों को क्यों तकलीफ हो रही है। यानी कि ट्रिपल तलाक के सिलसिले में किसी मुस्लिम औरत ने अब तक कोई केस नहीं डाला है, लेकिन दूसरे लोग हमारी तरफ से केस डाल रहे हैं, कह रहे हैं कि ये मजलूम है, ये मजलूम है। देखिए हमारे साथ गुजरात में क्या हुआ, हमारे साथ मुजफ्फरनगर में क्या हुआ। वहां पर तो कोई हमदर्दी के आंसू बहाने नहीं आता है, लेकिन जब हम हिजाब में हैं, बुरखे में हैं, पर्दे में हैं, तो कहते हैं कि ये मजलूम है। और हम आज इस स्टेज से ये कहना चाहते हैं, हम मजलूम नहीं, हम पर रहम करने की जरूरत नहीं, हम बहुत मुतमईन हैं, खुश हैं। तरक्की के लिए लिबास बदलना जरूरी नहीं है,
तरक्की के लिए जहन दिमाग तरक्की का होना चाहिए। और अगर हम सब मुस्लिम खवातीन अगर इंशाअल्लाह तरक्की का इरादा करेंगे और इसमें इस मुल्क के दूसरी बहनों को भी साथ लेकर हम तरक्की की राहों पे आगे बढ़ेंगे, तो वो दिन दूर नहीं कि ये लोग जो अब बैठे हैं अपने आप को इख्तिदार पे, उनको जरूर फिर परेशान होना ही पड़ेगा। तो देखिए आप, हमारे अंदर जो विमेन पावर है और विमेन एम्पावरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, अगर इस पर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो जरूर एक तब्दीली आएगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से दीन दस्तूर बचाओ तहरीक चलाई जा रही है। इसमें हम लोग और भी दूसरे जो कम्युनिटीज के लेडीज हैं सबको साथ लिए हुए हैं, सबसे इंटरैक्ट कर रहे हैं और कोशिश इस बात की है कि तालीम हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, समाज सुधार का काम हो, सोशल रिफॉर्म का काम हो, ये सारे इसमें जो कॉमन मुद्दे और कॉमन इश्यूज हैं वो औरत की सिक्योरिटी का इश्यू है, विमेन सिक्योरिटी। आज हमारे मुल्क का बड़ा इश्यू फीमेल फीटिसाइड है। अल्ट्रासाउंड सेंटर्स आने की वजह से जो जिस तरीके से बेरहमी से माँ की कोख में बच्चियों को कत्ल कर दिया जा रहा है, ये इस मुल्क का एक बर्निंग इश्यू है। इन मुद्दों को हम सबको उठाना है और विमेन्स इश्यूज पे हमको बहुत मेहनत करके काम करना है। हम सबको डाइवर्ट किया जा रहा दूसरी चीजों की तरफ, मुसलमान हिंदू को लड़ा दिया जा रहा है। हमको देखकर दूसरे लोग खौफ खाते हैं कि कहीं ये लोग दहशतगर्द तो नहीं, ये टेररिस्ट तो नहीं, जबकि हम सब आप सब यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हुए और यहीं पर हमको दफन होना है। तो ये सबका मुल्क है, ये सबका कंट्री है, सबको यहाँ पर मिलके रहना है। जो हमारे कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, पॉवर्टी, इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, सिक्योरिटी और हमारी अपनी आइडेंटिटी, हर इंसान अपनी पहचान को बाकी रखना चाहता है। ये हमारा प्राइमरी इश्यू है। हम मुस्लिम हैं तो हमारी आइडेंटिटी एज ए मुस्लिम रहे, हमारी पहचान एक मुसलमान की रहे और हमारी पहचान सिर्फ हमारे लिबास से ना हो बल्कि हमारी बिलीफ, आइडियोलॉजी, हमारा कल्चर, हमारे लाइफ में जो मैटर्स हों, हमारे फैमिली मैटर्स हों, हमारे मैरिटल मैटर्स हों, सब के सब हमारे कुरान और हदीस से हों। ये हमारी अपनी राइट है, ये राइट हमको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। लेकिन आज माहौल ऐसा बनाया गया है, मुस्लिम्स आर बीइंग मेड टू फील सेकेंड ग्रेड सिटीजन्स। हमको अपने यानी ऐसा महसूस करवाया जा रहा है जैसे कि हम किसी और मुल्क के हैं और हमको या तो इस वतन में रहना है तो हमको कुछ चीजें छोड़ना होगा या नहीं तो फिर हमको वतन छोड़ना होगा। तो ये तमाम चीजें यानी ऐसे हालात में आज आपको हमको भाईचारगी को मेंटेन करते हुए और सब को साथ लेते हुए एक कदम उठाना है। याद रखिए, हम लोग कुछ नहीं करते, ऊपर वाला हम सबसे काम ले लेता है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब से वो बेहतरीन, वो अजीम काम समाज की खिदमत का, समाज के सुधार का और समाज में अमन, सुकून, भाईचारगी कायम करने का काम ले ले। मैं बहुत ममनून व मशकूर हूँ इस तंजीम के जिम्मेदारों की, ख़ास तौर पे वामन मिश्राम साहब, क्योंकि मैं जब पहले उनसे मुलाकात की थी उनकी सादगी से मैं बहुत मुतासिर हुई हूँ। और हमारे दूसरे भी जो जिम्मेदारान हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब, जिन्होंने हम ख़वातीन को अल्हम्दुलिल्लाह इतनी हमारी हिम्मत अफजाई की है और इस हद तक हमको एनकरेज किया है कि ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ गया है कि इंशाअल्लाह हम ज़रूर कुछ करेंगे और एक बड़ी तब्दीली लाएंगे। और आप तमाम हजरात का भी, सब साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद डॉक्टर अस्मा।